Welcome to my channel iFly. This is our fifth video in the series of online video session, and we are preparing this for class 10th students ICSE board. The topic which we are going to discuss today, that is energy and power both. इससे पहले हम वर्क को कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने वर्क कवर कर लिया था। तो अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कोशिश कर रहे हैं कि सारा कुछ कवर हो जाए वीडियोस में एंड कोई प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट्स को। ओके, सो द टॉपिक फर्स्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ एनर्जी। पहले एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद में एट द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे पावर के बारे में। वर्क हम पढ़ चुके हैं, एनर्जी और पावर आज हमारा कवर हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आएंगे दैट विल बी ऑन द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सिलेबस हमारा धीरे धीरे कवर होता जा रहा है। आप वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए, जो कंटेंट उसमें प्रोवाइड हो रहा है उस पर उसे समझिए और नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में खुद बनाएंगे तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। सिर्फ वीडियो को देख के आपको समझ में उतना नहीं आएगा, वीडियो देख के आपको समझ में आएगा, बट फॉर द रिवीजन नोट्स आर कंपलसरी। और रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है इन द फिजिक्स और इन एनी सब्जेक्ट। आपको रिवीजन रेगुलर टाइम पे, इंटरवल पे ज़रूर करना है। रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें सही नहीं चलेंगी। ओके, तो आज कवर करते हैं एनर्जी और पावर को। क्या होती है एनर्जी और वर्क हम पढ़ चुके हैं पहले। सो by the definition, energy is very simple, that is the capacity of a body to do work is called energy. Means, और आसान भाषा में समझो, capacity to do the work is called energy. सेम टाइम पे अगर वर्क की बात करें तो वर्क हमारे पास था W is equals to Fs। किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाओ, बॉडी डिस्प्लेस हो, तो हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, दैट इज वर्क डन। अब एनर्जी की बात हो रही है। एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू द वर्क। मतलब क्या कि हम वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन जब हम वर्क कर रहे हैं तो हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। वो क्या चीज है? एनर्जी है। अगर आपके पास में एनर्जी होगी तभी आप वर्क कर सकते हैं। मतलब आगे चल के हम देखेंगे दैट वर्क एंड एनर्जी बोथ आर को इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे के जैसे, लेकिन डिपेंड करते हैं एक दूसरे के जैसे हैं, बट उनमें डिफरेंस है और वही डिफरेंस हमको फिजिक्स में समझना है। दैट्स इट। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? सो वर्क और एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो एनर्जी इज वन काइंड ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू द वर्क। मतलब एक पर्सन हमारे पास है, वो 10 जूल वर्क कर रहा है। एक पर्सन हमारे पास है, वो 20 जूल वर्क कर रहा है। ये जो पर्सन ए है वो 10 जूल वर्क क्यों कर रहा है? तो हम बोलेंगे बिकॉज द पर्सन ए इज हैविंग 10 जूल एनर्जी, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग 10 जूल वर्क। या फिर हम ये बोलें कि ये 20 जूल कर रहा है, मतलब क्या? इसके पास 20 जूल एनर्जी है। तो हम ये बोलते हैं कि हम वर्क तभी कर पाते हैं जब हमारे पास एनर्जी होती है। आप कोई भी वर्क तभी कर पाते हैं जब आपके पास एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को हमने डिफाइन किया कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू द वर्क। मतलब क्या? एनर्जी को कब हम देख सकते हैं, कब हम समझ सकते हैं? जब कोई बॉडी हमको वर्क करके दे रही है तो हमने ये बोल दिया कि उसके पास एनर्जी है। अगर हम बोल रहे हैं एक बॉडी है वो वर्क नहीं कर सकती, तो हम क्या बोलेंगे? दैट बॉडी इज नॉट हैविंग अ कैपेसिटी टू डू द वर्क, मीन्स नॉट हैविंग एनर्जी। सो व्हाट इज द एनर्जी? कैपेसिटी टू डू द वर्क। वर्क को हम मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद में जो हमारे पास अमाउंट आता है हम उसको इक्विवेलेंट किसके रखते हैं? एनर्जी के। एक और बात समझिए, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द एनर्जी स्पेंट। हम ये समझते हैं कि अगर कोई 20 जूल वर्क कर रहा है तो उसके पास 20 जूल एनर्जी है। तो मतलब वर्क हमको दिखता है, एनर्जी हमको नहीं दिखती।
लेकिन अगर एनर्जी होती है तभी हम वर्क कर सकते हैं, तभी हम वर्क कर पाते हैं। तो एनर्जी किस पे डिपेंड है? वर्क पे। अगर हम बोल रहे हैं दिस बॉय इज हैविंग एनर्जी और नॉट, तो हम बोलेंगे अगर वो हमको काम करके दिखाएगा, अगर वो वर्क करके दिखाएगा तो उसके पास एनर्जी है। अगर वो वर्क नहीं कर पा रहा है मतलब उसके पास एनर्जी नहीं है। और एक बॉडी के पास कितनी एनर्जी है ये कैसे पता करेंगे? जितना वर्क वो करके हमको देगा हम बोलेंगे उसके पास उतनी ही एनर्जी है। इफ द बॉडी इज डूइंग 100 जूल वर्क, मतलब क्या? उसके पास 100 जूल एनर्जी है। सो द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड द यूनिट ऑफ वर्क डन इज सेम। लेकिन ध्यान रखिए, वर्क होता है तब हमको पता चलता है कि उसके पास एनर्जी। हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हम एनर्जी को कैलकुलेट नहीं करते, हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं और हम ये बोलते हैं कि जितना वर्क उसने किया है उतनी ही एनर्जी उसके पास है। सो एनर्जी हमको दिखती नहीं, वर्क हमको दिखता है। वर्क को हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वर्क होता कब है? जब किसी बॉडी के पास एनर्जी होती है। आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे धीरे धीरे इसको और समझेंगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी एनर्जी होती है। एनर्जी का मतलब क्या? जैसे हम बोलें साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, तो साउंड इज अ वन काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और हमने बोला साउंड एनर्जी, तो एक ऐसी एनर्जी जिसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है। किसको बोलेंगे साउंड एनर्जी? जिसकी वजह से हमको सुनाई देता है। एक एनर्जी ऐसी है जिसके वजह से हमको क्या मिलता है? सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो उस वो जो हमें सुनाई देता है वो वाली एनर्जी का नाम हमने क्या रख दिया? साउंड एनर्जी। हीट एनर्जी, आप कोयले को बर्न करते हैं तो कोयले को जब आप बर्न करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? सेंसेशन ऑफ हॉटनेस। तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज रिलीजिंग व्हाट? हीट एनर्जी। तो डिफरेंट, हमने वही एनर्जी हमारे पास है जो हमको वर्क करके दे रही है, लेकिन हमें वो वर्क अलग अलग जगह से मिलता है तो हमने उसका अलग अलग नाम रखा हुआ है। जैसे एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, वो वर्क कर रहा है, तो उसके पास किस टाइप की एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है या फिर साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है? तो हमारे पास अलग अलग जगह पे हमने देखा कि काम हो रहा है। वाटर इज फ्लोइंग, उसके पास कौन सी एनर्जी है? तो हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनके नाम रखे हुए हैं। अगर वाटर फ्लो कर रहा है, वो वर्क कर रहा है, तो क्या उसके पास एनर्जी है? हाँ, उसके पास एनर्जी है। कौन सी है? बिकॉज दैट इज द वाटर इज मूविंग, तो हम बोलेंगे उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अभी आगे पढ़ेंगे, क्लियर? या हम बोलेंगे उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। ओके, सो अब हमको धीरे धीरे ये समझना है कि एनर्जीज के टाइप कितने होते हैं। तो हमारे पास कई सारी टाइप की एनर्जी होती है। साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल के अंदर दो आ जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी, देन पोटेंशियल एनर्जी, देन मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जहां भी हमको, अब बात करो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, उसके पास कौन सी एनर्जी है? हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने उनके नाम रखे हुए हैं। दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज। उसमें से हमें कौन सी पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में है? दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। हमारे पास बहुत सारे टाइप की एनर्जी है, मैंने अभी आपको बताया। आउट ऑफ दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को दो टाइप से डिवाइड किया गया है। वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड अदर इज पोटेंशियल एनर्जी। जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं उसे आप ध्यान से देखते रहिए और मेरी बात को सुनते रहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन जब फिट होगा तब आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को देख नहीं रहे, सिर्फ सुन रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप देख रहे हैं, सुन नहीं रहे, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए भी और सुनिए भी, दोनों कॉम्बिनेशन जब एक साथ में फिट होंगे तब आपको बेहतर चीज समझ में आएगी। एक बार में नहीं आती, अब दोबारा वीडियो को चला के देखो, फिर भी आपको समझ में नहीं आता, आप कमेंट करो। कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर करो, हम कोशिश करेंगे कि उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। ओके, सो व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी टू डू द वर्क। जितनी एनर्जी आपके पास में है उतना काम आप कर सकते हैं, या जितना काम आप कर रहे हैं उतनी एनर्जी आपके पास में है। द यूनिट फॉर एनर्जी एंड वर्क डन इज सेम। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज और उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से।
क्लियर। और हमारे पास जो डिफरेंट एनर्जीज हैं उनमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सी एनर्जी पढ़ने वाले हैं, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion और change in position। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दो आती हैं, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? तो आपको दो टर्म याद रखने हैं, एक तो मोशन और दूसरा चेंज इन पोजीशन। अगर किसी भी बॉडी के अंदर मोशन है तो हम क्या बोलेंगे, उसके पास कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। अगर किसी के पास मैकेनिकल एनर्जी है तो वो क्या कर सकता है? वो मोशन कर सकता है। कैसे पता चलेगा मैकेनिकल है? अगर मोशन होगा तो। दूसरा, अगर किसी बॉडी की आप पोजीशन को चेंज करो और उसके पास कोई एनर्जी आ जाए तो उसका नाम क्या? मैकेनिकल एनर्जी। तो इन दोनों की ही कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। फिर इसके बाद में हमने इसे अलग किया, अगर किसी बॉडी के पास मोशन है तो हमने उसका नाम दिया काइनेटिक एनर्जी। किसी की पोजीशन को हम चेंज करेंगे और उसके पास एनर्जी आएगी तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों एनर्जीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे इसी वीडियो में, उसे आप कॉपी करिए, उससे रिवीजन करिए, उसको पढ़िए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए। ओके, व्हाट इज काइनेटिक? सारी एनर्जीज को आप समझते रहिए। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? The energy possessed by a body on account of its motion is called kinetic energy। अगर किसी भी बॉडी के पास में मोशन है तो हम बोलेंगे कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। एग्जाम्पल, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन किसी वायर के अंदर मूव कर रहा है, उसके पास मोशन है, हम क्या बोलेंगे? द इलेक्ट्रॉन इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी। एक समय में और भी एनर्जीज हो सकती हैं, एक टाइम पे 2 से 3 टाइप की एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन हम किस पे फोकस कर रहे हैं कि कहां पर काइनेटिक होगी। उसके साथ में उसके पास कोई और एनर्जी भी हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हम तो बस ये फोकस कर रहे हैं कि व्हाट इज अ कंडीशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, और वही हम हर जगह पे चेक करेंगे। अगर कहीं पर भी मोशन है तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। रनिंग वाटर, वाटर फ्लो कर रहा है, रनिंग वाटर हमारे पास में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। देन शूटिंग एरो, स्पीडिंग कार, जहां पर भी मोशन होगा वहां पर कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो हमने एक फॉर्मूला इसका लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आएगा? तो सिंपल, आप वर्क का फॉर्मूला जो F इंटू एस है उससे आप जब वैल्यू निकालेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज काइनेटिक, दैट इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मींस व्हाट? एक कार हमारे पास मूव कर रही है, अ कार इज मूविंग, उसके पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है, हाँ है, कार मूव कर रही है तो मास भी और वेलोसिटी भी है। तो वो कार जितना वर्क कर रही है, जितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है उतना वर्क वो कर रही है। क्लियर। सो बाय दिस फाइंडिंग आउट द वर्क डन ऑन दिस कार, हमको एक फॉर्मूला मिलेगा 1/2 mv²। इसको हम लर्न कर लेंगे। इसका बड़ा छोटा सा डेरिवेशन है जो मैंने इस वीडियो में अभी प्रोवाइड नहीं किया है, अगर आगे जरूरत पड़ेगी, हमें लगेगा तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। दिस इज व्हाट? दिस इज अ वर्क डन, this is nothing else. This is the work done comes by this formula, by the equations of Newton's motion। जो न्यूटन ने हमको 3 इक्वेशंस दी थी उनसे हमने वर्क डन निकाल लिया। एक कार अगर मूव कर रही है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, उसके पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है, दो चीजें तो होना जरूरी है ना काइनेटिक के लिए। मोशन का मतलब क्या? वेलोसिटी। और कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसके पास मास भी होगा, तो मास एंड वेलोसिटी, उससे वर्क डन निकाला तो हमारे पास आ गया 1/2 mv²। एंड दैट इज व्हाट? बिकॉज इट इज हैविंग वेलोसिटी, सो दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ओके। इसके बाद में एक जो बोर्ड का टॉपिक है, हम ICSE बोर्ड के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो उससे कोई भी चीज हमारी ना छूट जाए। बाकी तो फिजिक्स इज अ वेरी
वाइड सिलेबस और बहुत ब्रॉड इसकी फील्ड है। कुछ भी हम एक टॉपिक को उठाएंगे तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन हम उन्हीं को कवर कर रहे हैं जो हमारे आईसीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से। ओके, सो वन इज दैट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, 1 नंबर में पूछ देता है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशन है। वो रिलेशन भी हमें पता होना चाहिए, उससे हम एक फॉर्मूला बनाएंगे वो भी हमें पता होना चाहिए, और उस पर क्वेश्चंस भी हम करेंगे बोर्ड के। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? सो इफ अ बॉडी हैज अ मास एंड वेलोसिटी, द बॉडी हैज मोमेंटम। मोमेंटम डिनोटेड बाय दिस p इज इक्वल्स टू mv। दिस इज व्हाट? दिस इज मोमेंटम। किसी बॉडी के पास मास होगा और वेलोसिटी भी होगी तो हम बोलेंगे कि बॉडी के पास मोमेंटम है। क्लियर? और काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2mv²। तो ये दोनों कहीं ना कहीं से एक दूसरे को रिलेट करते हैं। वो रिलेशन क्या, उसे फटाफट से देख लेते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं ke = 1/2mv²। रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर देते हैं। तो इट इज 1/2m और m से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी m²v²। m²v² को हम लिख लेते हैं mv²। दिस इज mv²। और इस mv² को mv की जगह पे क्या लिख सकते हैं? दिस मोमेंटम p = mv। सो इट इज 1/2mp² एंड दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रिलेशन मिलेगा p² = 2mke and when we remove this square comes this √2mke। so this is the relation between kinetic energy and potential energy। सब नोट्स में आपको अभी मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे रिलेशन हमें ये ध्यान रखना है। आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं इसमें का भी एक क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करूंगा, दैट रिलेशन बिटवीन दिस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल, सॉरी दिस काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके, तो आप फटाफट से नोट्स देख लो जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दिस इज for energy, the capacity of a body to do the work is energy. Then units we have joule, calorie, and watt hour, electron volt. These all the units of energy, kinetic energy, and then the relation. Okay, so next we are moving to the next topic, that is potential energy. काइनेटिक एनर्जी हमको समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको समझना है, इफ द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन एंड इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और उसकी पोजीशन को चेंज करने से अगर उसके पास एनर्जी आ जाएगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैसे आप चेक करते हो किसी के पास एनर्जी है? तो अगर वो बॉडी हमको काम करके दिखा रहा है, वर्क डन दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? दैट बॉडी इज हैविंग एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में तो बिल्कुल सिंपल होता है, क्या कि वेलोसिटी उसके पास में है तो कॉन्टिन्यूअस आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, फोर्स वहां पर है, तो आप वहां से वर्क आपको दिखता है कि हाँ वर्क हो रहा है, और आप बोलते हो द बॉडी इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो अगर किसी की आप पोजीशन चेंज करते हो, तो ये पोजीशन चेंज करने वाला जो कॉन्सेप्ट है इसे ध्यान से समझ लेते हैं। सो बाय द वेरी सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं कि देखो हमारे पास में एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट, छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं। हम जो पिस्टल छोटे पे यूज़ करते थे, जब हम उसे खरीद के लाते थे, प्लास्टिक की बनी होती थी, एक गन टाइप की, कुछ इस तरीके से ये गन रहती थी और यहाँ पे ट्रिगर रहता था इस तरीके से, एंड यहाँ पर इसके अंदर से एक स्प्रिंग पड़ी रहती थी। इसके अंदर आप देखोगे ना तो यहाँ पे स्प्रिंग रहती थी, और हम क्या करते थे कि इस स्प्रिंग को हम यहाँ पे हम एक बुलेट लगाते थे, अपनी इस जगह पे बुलेट लगाते थे, और वो बुलेट ऐसे नहीं चलती थी। उस बुलेट के लिए क्या करना पड़ता था आपको? वो बुलेट आपको अंदर की तरफ प्रेस करनी पड़ती थी, थोड़ी सी आप अंदर की तरफ उसे प्रेस करते थे तो वो कहीं पे जाके कनेक्ट हो जाती थी, और उसके बाद में जब आप ट्रिगर दबाते थे तब वो दूर जाती थी। वो जो हम खेलते थे जिससे, उस पिस्टल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सबसे पहले इसको अंदर की तरफ प्रेस करते थे, इस तरफ। जब आप प्रेस करते थे इस बुलेट को तो ये अंदर कहीं पे कनेक्ट होती थी, फिर जब आप ट्रिगर दबा देते थे यहाँ पे तो ये फिर दूर भाग जाती थी। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नथिंग एल्स। क्या करते थे हम इसमें? इस स्प्रिंग को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। देखो यहाँ पर ये हमारे पास स्प्रिंग है इतनी बड़ी, और ये हमारे पास बुलेट है। सबसे पहले आप इस बुलेट को पीछे की तरफ दबाते थे तो क्या होता था कि स्प्रिंग आपकी ऐसे हो जाती थी,
अच्छा, इसमें और इसमें चेंज क्या हुआ, इस डायग्राम में और इसमें चेंज क्या है, पोजीशन का चेंज है। देखो यहाँ पर हमारी ये पोजीशन थी स्प्रिंग की, अब हमने स्प्रिंग को दबा के छोटा कर दिया, छोटा करें या बड़ा करें, पोजीशन तो हमने चेंज की है ना। तो अगर किसी की भी आप पोजीशन चेंज करोगे तो उसके पास एक एनर्जी आएगी, और उस एनर्जी का नाम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। आप कहोगे सर एनर्जी आई है हमें पता कैसे चलेगा, आप यहाँ से ट्रिगर दबाएंगे ये दूर जाएगा, वर्क हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज द पिस्टल हैज एनर्जी। कौन सी, पोटेंशियल। क्यों है पोटेंशियल, बिकॉज चेंज, इट इज कम्स ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन से अगर किसी के पास एनर्जी आएगी तो उसका नाम क्या, पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली आप देखो कि आप एक बॉल को उठा के टॉप पे रख दो, हमारे पास एक ये बिल्डिंग है और ये हमारा ग्राउंड है जी, और पहले यहाँ पर बॉल रखी हुई थी, अर्थ पे रखी हुई है, तो इसके पास में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बिकॉज हाइट नहीं है इसके पास में, अर्थ से हाइट नहीं है। उसके बाद में हमने क्या किया, इसे उठा के यहाँ पे रख दिया। आप बताओ पहले यहाँ अर्थ पे रखी थी और अब यहाँ पे रख गई, दोनों में कोई कुछ भी आपको लग रहा है कि चेंज है, हाँ है चेंज। यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे रख दिया ना, सो इट व्हाट हैपेंड देयर, द पोजीशन ऑफ द बॉल changed, and due to the changing of this position this ball is now having such kind of energy। वही बॉल है जो नीचे रखी थी, बट अब हमने इसको उठा के टॉप पे रख दिया बिल्डिंग के, तो क्या हुआ, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। पहले हाइट कितनी थी, 0 फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और अब हमें कुछ हाइट मिल गई है यहाँ से यहाँ तक। ये देखो आप, यहाँ से यहाँ तक हमको हाइट मिल गई है, तो हाइट बढ़ने से क्या होगा, पोजीशन चेंज होने से क्या होगा, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। कैसे पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी, आप क्या करो, यहाँ पर एक फैन लगाओ और इस बॉल को नीचे की तरफ फेंको, जब ये इससे टकराएगी 2-3 पंखे घुमा देगी गोल, द फैन विल रोटेट सच टाइम्स। क्यों, बिकॉज द बॉल इज हैविंग एनर्जी। कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला PE इज इक्वल्स टू mgh, मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ये हमने पढ़ लिया पोटेंशियल एनर्जी को। एग्जाम्पल्स, स्ट्रेच्ड बो एंड एरो। वो बो एंड एरो को आपने देखा है, क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले आप क्या करते हो बो एंड एरो में, तो हमारे पास ये बो है और इस बो को हमने ये स्ट्रिंग से यहाँ पे कनेक्ट है और ये हमारे पास एरो है। इस सिचुएशन में जो अभी आपको दिख रहा है, इस सिचुएशन में एरो कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज द एरो इज नॉट हैविंग एनी एनर्जी टू मूव, क्योंकि आपको चलना है, वर्क करना है, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, मतलब ये वाली जो स्ट्रिंग थी इसे हम खींच के पीछे कर देते हैं। पहले यहाँ थी अब यहाँ कर दिया, क्या हुआ, चेंज इन द पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग, और उससे हुआ क्या, द स्ट्रिंग पॉजेसेस सम काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कैसे पता चलेगा, जब आप यहाँ से हाथ को रिलीज करेंगे तो फिर जो आपको एरो होगा दैट विल फ्लाई अवे। और वो फ्लाई अवे क्यों हुआ, बिकॉज पहले उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आई जब आपने उसकी पोजीशन को चेंज किया, और बाद में वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी के अंदर। सो अल्टीमेट शुरुआत कहाँ से हुई, चेंज इन पोजीशन से। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम तभी बोलेंगे जब बॉडी के पास मोशन होगा, वेलोसिटी होगी, और पोटेंशियल कब बोलेंगे, अगर हम किसी की पोजीशन को चेंज करते हैं, तो उसके पास में अगर कोई एनर्जी है, हाइट को चेंज करते हैं तब कोई एनर्जी है, उसका नाम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। दोनों के फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक लॉ हमने बनाया, हमने ये बोला कि एक लॉ हमारे पास में है, पहले उसे पढ़ लेते हैं, फिर उससे जो डाउट क्रिएट होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो द लॉ इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। एक लॉ है जिसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो हमें ये बताता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट जस्ट ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। क्या है ये, एनर्जी को आप बना नहीं सकते, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, फिनिश नहीं कर सकते, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन आ जाता है। आपके पास में एक बाइक है, उस बाइक में आपने
1 लीटर पेट्रोल फिल करवाया और मैंने बोला उसके पास में सपोज 1000 जूल एनर्जी है, उस पेट्रोल के पास में 1000 जूल एनर्जी आपने अपनी बाइक में डाल दिया, बाइक के अंदर एनर्जी है। उसके बाद में आपने उस बाइक को जब उससे यूटिलाइज किया, उसको चलाया आपने बाइक को, तो आपका 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आप घूम के आए और आपका जो पेट्रोल था वो ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। और हमारा जो लॉ बोलता है वो ये बोलता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो जो एनर्जी आपने उसमें फिल की थी इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल वो तो फिनिश हो गई, तभी तो आप जाते हैं ना पेट्रोल पंप पे दोबारा से एनर्जी को फिल करवाने। एंड एनर्जी इज व्हाट, दैट पर्टिकुलर मास, उसके पास एनर्जी थी पेट्रोल के पास जिसकी वजह से हमारी बाइक चल रही थी। सो कंफ्यूजन इज दिस ओनली कि वो पेट्रोल खत्म हुआ तो क्या एनर्जी भी खत्म हो गई, या आपकी बाइक के पास अभी भी एनर्जी है? अगर आपकी बाइक के पास में एनर्जी है तो आप बाइक चलाइए, फिर आप पेट्रोल पंप पे क्यों जाते हैं पेट्रोल फिल करवाने के लिए? और अगर हमारे पास में वो एनर्जी फिनिश हुई है तो लॉ ये बोलता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो यहां पे एक छोटा सा ये कंफ्यूजन हमारे पास रहता है कि एक्चुअल में होता क्या है, एनर्जी किस तरीके से कंजर्व्ड होती है, एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कैसे जाती है, क्या वो फिनिश होती है या वो फिनिश नहीं होती। तो इसके लिए बड़ा छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि आपके पास में ये एक सेंटेक्स है जो आप घर में यूज़ करते हैं, छत पे रख देते हैं वाटर को फिल करके, और इसमें 20 लीटर वाटर है और इससे हमने एक पाइप लगाया और इस पाइप में हमने ये एक टैब लगा दिया और यहाँ पे हमारा वॉश बेसिन है ये। उसके बाद में इस वॉश बेसिन से हम एक पाइप लेके गए और हमने ये सिंक में यहाँ पर रख दिया। हम आपसे बात कर रहे हैं व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन में एनर्जी खत्म होती है या एनर्जी खत्म नहीं होती, और अगर एनर्जी खत्म नहीं होती तो होता क्या है, ट्रांसफर होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। इतना बढ़िया एग्जांपल है कि आपको एनर्जी कंजर्वेशन वाला जो लॉ है वो समझ में आ जाएगा कन्फर्म्ड। तो हमारे पास सेंटेक्स में 20 लीटर वाटर है एंड इट इज वन काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ कोर्स। अब आपने क्या करना है, यू वांट टू वॉश योर हैंड्स, तो आपको अपने हैंड जो है वो वॉश करने हैं, दैट इज वन काइंड ऑफ वर्क यू वांट टू डू। उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ समझाने के लिए। आप सेंटेक्स टैब और सिंक में मत फंसे रहना, जो बात बता रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसको समझना। सो वाटर इज रिक्वायर्ड टू वॉश द हैंड्स। सो आपने क्या किया, यहाँ से टैप को ओपन किया और यहाँ पे जो वाटर था उससे आपने अपने हैंड्स को वॉश किया। यू आर वॉशिंग योर हैंड्स विद द हेल्प ऑफ दैट वाटर। और उसके बाद में क्या हुआ, दैट वाटर इज डिस्ट्रॉयड, नो दैट वाटर इज नॉट डिस्ट्रॉयड, दैट कम्स टू दिस सिंक हेयर। तो आपने क्या किया, 1 लीटर वाटर से अपने हाथ को धो लिया, वॉश कर लिया, और वो वाटर कहाँ आ गया, यहाँ पर सिंक में। यहाँ पर कितना बचा, 19 लीटर वाटर। पूरी कहानी समझ में आई? आपके पास 20 लीटर वाटर सेंटेक्स में था, आपको हाथ धोने थे, तो आपने 1 लीटर वाटर यहाँ पे यूज़ किया और वो वाटर अब सिंक में आ गया, ऊपर बचा 19। मेरा क्वेश्चन ये है, इज द वाटर फिनिश्ड और डिस्ट्रॉयड? क्या पानी खत्म हुआ? 1 लीटर से जिससे आपने हाथ धोए थे क्या वो खत्म हो गया? नहीं, वो खत्म नहीं हुआ, वो अब सिंक में है और ऊपर हमारे पास कितना है, 19 एंड प्लस द टोटल वाटर इज 20 लीटर। टोटल तो अभी भी हमारे पास 20 लीटर है, लेकिन बस फर्क इतना है कि 19 हमारे पास फ्रेश वाटर है और 1 लीटर हमारे पास डर्टी वाटर है। वाटर का फॉर्म चेंज हो गया है, यहाँ पर गंदा पानी है, अब आप इससे दोबारा हाथ नहीं धो सकते, और यहाँ पर साफ पानी है 19, लेकिन दोनों वाटर हमारे पास टोटल देखेंगे तो अभी भी 20 है। दिस इज लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब आप एनर्जी को यूज करते हैं तो कब करते हैं, जब आपको वर्क करना होता है। मुझे हाथ धोने थे तो मुझे पानी चाहिए, आपको बाइक चलानी है तो आपको एनर्जी चाहिए, और उसके लिए आपने पेट्रोल को फिल किया, 1000 जूल एनर्जी थी 1 लीटर पेट्रोल में, आपने बाइक में फिल किया, बाइक को आपने रन किया, इधर उधर आप घूमे और बाद में आपका जो अमाउंट ऑफ 1 जूल था वो फिनिश हो गया। दैट इज नॉट फिनिश्ड, दैट जस्ट ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। आपको नहीं दिख रहा,
टंकी के अंदर आपको पेट्रोल नहीं दिख रहा, आप बोलेंगे दैट फिनिश्ड, दैट नॉट फिनिश्ड, उसका फॉर्म ऑफ चेंज हो गया है। अब वो लिक्विड फॉर्म में जिसको आपने खरीदा था 1 लीटर केमिकल लिक्विड, वो अब उस फॉर्म में नहीं है, उसका बहुत सारा अमाउंट हीट में चेंज हो गया, हीट एनर्जी में, जिसे आप देख नहीं सकते, जिसको आप सेंस कर सकते हो। हीट एनर्जी इज व्हाट, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो आप वो सेंसेशन देख सकते हो। कुछ इस जो 1000 जूल था, इसका टोटल का कुछ अमाउंट हीट एनर्जी में चेंज हो गया, कुछ साउंड एनर्जी में चेंज हो गया। और उसके बाद में हमारे पास टोटल आप देखोगे जो एटमॉस्फेयर में टोटल हीट एनर्जी आई है इस 1000 जूल की वजह से, वो क्या होगा, अभी भी कितना होगा, 1000 जूल। तो वो जो एक 1000 जूल आपने खरीद के बाइक में फिल किया था, दैट नॉट फिनिश्ड, द फॉर्म ऑफ दैट 1 लीटर पेट्रोल इज नाउ चेंज्ड, सम ऑफ हीट एनर्जी, सम ऑफ साउंड एनर्जी, सम ऑफ अदर डिफरेंट एनर्जीज, और वो अभी कहाँ है, इन द एटमॉस्फेयर। सो द टोटल ऑफ द एनर्जी इज कंजर्व्ड, वो अभी फिनिश नहीं हुआ है। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लॉ। होपफुली आपको समझ में आया होगा। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। जो भी एनर्जीज हैं जहां भी हम यूज करते हैं, आपने एक कोल को बर्न किया, उसके पास कुछ केमिकल एनर्जी थी, 5 जूल 10 जूल जो भी उसके पास हो, जब आपने उसे बर्न किया, दैट कोल इज नॉट डिस्ट्रॉयड, दैट पर्टिकुलर कोल इज डिस्ट्रॉयड, बट द एनर्जी इज नॉट फिनिश्ड एट ऑल। एनर्जी इज कंजर्व्ड इन वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। अभी वो आपको हीट उतने की, आपको कुछ जूल की हीट मिल गई, कुछ की लाइट एनर्जी मिल गई, और अल्टीमेट व्हाट, द टोटल सम ऑफ द एनर्जी इज नाउ कांस्टेंट। जो जिसके अंदर एनर्जी होती है, जो हमें चीज दिख रही होती है, वो फिनिश हो सकती है, उसका वो आपको नहीं दिखेगा, वो पर्टिकुलर चीज नहीं दिखेगी, लेकिन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी कांस्टेंट। सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल अबाउट। तो इतना ही हमारे पास एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। आपको पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दोनों की डेफिनेशंस, यूनिट्स, फॉर्मूला और यूनिट्स के रिलेशन बहुत जरूरी है कि आप याद रखिए। उसके बाद में कंजर्वेशन पे कोई कॉन्सेप्ट उठा लेगा। एक क्वेश्चन बनता है कि जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है तो पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए सिचुएशन में। जैसे अगर मैं बोलूं इफ वी आर यूजिंग माइक्रोफोन, तो उस माइक्रोफोन को जब आप यूज करते हो तो कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में चेंज होती है, वन फॉर्म टू द अनदर के लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डिवाइसेस यूज करते हैं ना। देखो अगर आपके पास बाइक होगी तभी तो आपका पेट्रोल हीट एनर्जी में और साउंड में चेंज होगा। तो वो बाइक क्या है, दैट इज अ पर्टिकुलर इंजन ना, दैट इज अ पेट्रोल इंजन, जो वो एक डिवाइस है जिसने आपको ये काम करके दिया कि आपकी एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया। तो आपको एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि आपको डिवाइसेस के नाम दे देगा, बोलेगा माइक्रोफोन। अब आप ये बताओ कौन सी ये माइक्रोफोन जो है वो किस एनर्जी को किस में चेंज करता है। तो इसके लिए मैं आपको अभी एक आपको टेबल मिल जाएगा जिससे आप लर्न कर लेना, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिवाइसेस के नेम है, उसमें आपको पता होना चाहिए लाइक अ मोटर, so what it changes electrical energy to this मैकेनिकल एनर्जी और डायनामो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल। सो ऐसे आपको याद करने होंगे वो कि कौन सी डिवाइस किस एनर्जी को किस में चेंज करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्रॉब्लम्स कमेंट बिलो। लास्ट टॉपिक जो अब इसका है, हमारे पास जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सेकंड, अगर आप अपनी बुक कंसल्ट करोगे ICSE 10th क्लास तो उसमें सेकंड चैप्टर आपको ये मिलेगा, वर्क एनर्जी एंड पावर। किसी किसी में एक साथ में ही दिया है पहले चैप्टर में। सो नाउ द लास्ट टॉपिक इज दैट इज पावर। तो पावर क्या होता है, एनर्जी तो हमने पढ़ ली और आपको वर्क के साथ में डिफरेंस भी बहुत सारा समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट इज पावर? पावर इज वेरी सिंपल। पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। व्हाट इज द रेट? Rate means with respect to time we are going to check out something. We have a two boy, this is A, this is B. और मैं आपसे पूछ रहा हूं the boy A is having more power and the B is having more power. ज्यादा पावर किसके पास में है? देखो पावर, एनर्जी और वर्क तीनों में डिफरेंशिएट आपका माइंड कर सकता है, बस उतनी पढ़ाई आपको करनी है, बहुत ज्यादा 10th में आपको नहीं करनी। कॉन्सेप्ट को समझिए, अलग अलग डिफरेंशिएशन होना चाहिए, डेली लाइफ के एग्जांपल्स के साथ में आपको थोड़ा फील होना चाहिए, फिजिकल फील होना चाहिए, व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज वर्क एंड व्हाट इज पावर। और उसके बाद में आपको बेसिक न्यूमेरिकल्स करने, तो बहुत आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हाँ पढ़ना जरूर है। ओके सो पहले तो पढ़ लेते हैं कि पावर होती क्या है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों लोग वर्क कर रहे हैं, ये भी वर्क कर रहा है 20 जूल, ये भी वर्क कर रहा है 20 जूल,
तो क्या दोनों के पास सेम पावर है? तो पावर को चेक करने के लिए हमेशा हम टाइम के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं कि आप वर्क कितनी जल्दी कर रहे हो, आप वर्क कितनी देर में कर रहे हो। एनर्जी की बात कर लो, उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं, उसका बस ये है सिस्टम कि अगर आप वर्क कर रहे हो तो आप तभी कर पा रहे हो जब आपके पास में एनर्जी है। दिस इज द सिंपल द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे काम। एंड वी हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज, उनको अलग अलग देखना आना चाहिए आपको। और पोटेंशियल काइनेटिक तो हमने पढ़ ही लिया। सो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में वर्क को चेक करते हो तब आपको एक क्वांटिटी मिल जाती है जिसका नाम हमने रखा है पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये वाला बॉय 20 जूल वर्क कर रहा है 5 सेकेंड में, ये वाला बॉय 20 जूल वर्क कर रहा है 10 सेकेंड में। पावर देखते हैं, इसके पास है 2 जूल पर सेकेंड, इसके पास में है 4 जूल पर सेकेंड। पावर किसकी ज़्यादा है? इसकी पावर ज़्यादा है। मतलब क्या? ये जल्दी काम को फिनिश कर देगा, 5 सेकेंड के अंदर 20 जूल काम खत्म। तो मतलब क्या? इसके पास पावर ज़्यादा है, वो रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज मोर। एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क उसी का हमने नाम रख दिया है पावर। सो पावर इज नथिंग एल्स, इट इज अ वर्क डन पर यूनिट टाइम। व्हाट इज वर्क डन वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके इसके बाद में हमने क्या किया कि वर्क डन अपॉन टाइम में हमने वर्क का फॉर्मूला पुट कर दिया, P इक्वल्स टू एफ एस अपॉन टी। और S अपॉन टी को हमें पता है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। S अपॉन टी इज वेलोसिटी, दैट इज S अपॉन टी, दैट इज व्हाट? वेलोसिटी। तो एक फॉर्मूला हमको और मिल गया, P इज इक्वल्स टू एफ वी। दिस इज P इक्वल्स टू एफ वी, दिस इज वन फॉर्मूला जो हमको मिल गया। सो व्हाट इज पावर? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, दिस इज द फॉर्मूला। यूनिट्स की बात कर लें तो जो भी यूनिट्स हम याद करते हैं फॉर्मूला आप याद रखो। वर्क की यूनिट SI यूनिट जूल, CGS की बात करें तो अर्ग हमारे पास थी। उसके बाद में वही यूनिट्स हमारे लिए एनर्जी के लिए भी यूज होंगी। बस एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस ये है कि अलग अलग एनर्जीज के लिए कभी कभी हमारे पास यूनिट्स अलग होती हैं। हीट के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली कैलोरी को, जूल भी यूज करते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल अगर एनर्जी की बात करें हम वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर वॉट आर को यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूज करते हैं एनर्जी के लिए। तो एनर्जी की यूनिट्स को एक बार फटाफट से देख लीजिए, जूल, कैलोरी, वॉट आर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब यूनिट्स एनर्जी की ही हैं। जूल, कैलोरी, वॉट आर, ये हम जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं तब यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के लिए जो एनर्जी होती है उसके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं। तो ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, इन्हें आप याद रखिए। तो यूनिट्स जरूर याद रखिए और उनके रिलेशंस याद रखिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द पावर। पावर कब ज़्यादा होगी? जब टाइम कम होगा। अगर आप टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं तो आपके पास पावर क्या है? कम है। तो पावर डिपेंड्स ऑन टाइम। सेम टाइम वर्क पे भी डिपेंड करती है, बट हम ज़्यादा ध्यान क्या रखते हैं कि टाइम कम और ज़्यादा, अगर वो कम ज़्यादा हो रहा है तो हमारे पास पावर में चेंज आएगा। एक यूनिट पावर के लिए हमारे पास जो यूनिट्स हैं दैट इज जूल पर सेकेंड, और उससे हम बोलते हैं वॉट। तो वॉट इज़ अ वेरी फेमस यूनिट फॉर दिस पावर। और इसके बाद में फिर हम इसको अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिगर यूनिट्स बनाते हैं तो किलो वॉट, मेगा वॉट, गीगा वॉट, ये हमको पता रहती है। एक यूनिट सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है दैट इज़ हॉर्स पावर, HP फॉर वॉट? फॉर पावर, HP, एंड दैट इज़ 1 horse power equals to 746 watt. So this is all about the पावर। यहाँ से आप, ये आपके नोट्स हैं, इन्हें आप कवर कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, एग्जांपल्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड एट द लास्ट पावर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक टुडे विच वी आर जस्ट डिस्कस टू यू। उसके बाद में अब हमने वर्क डन कवर कर लिया है, एनर्जी को हमने पढ़ लिया है, पावर हमारा फिनिश हो गया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी जस्ट ट्राई टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस वर्क, एनर्जी एंड पावर, और होपफुली हमारा फिर सेकेंड चैप्टर भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, एंड देन विल कम ऑन द नेक्स्ट। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू।